अपने ने पहले लेसन नंबर 7 का अभ्यास किया। आज अपने लेसन नंबर 8 धंधा की पूंजी के प्राप्ति स्थान सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस के विषय में अभ्यास करेंगे। औद्योगिक क्रांति के दरमियान विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में अनेक संशोधन हुए। उत्पादन के क्षेत्र में यांत्रिकरण अमल में आया, जिसके परिणाम स्वरूप इकाई का कद और आकार बढ़ा। प्रत्येक कार्य के लिए भिन्न भिन्न निष्णातों की आवश्यकताएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण इकाई में विशिष्टीकरण अनिवार्य बना और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन होने से पूंजी निवेश अनिवार्य बन गया। एक व्यक्ति या समूह द्वारा पूंजी निवेश करना और आज के समय में जोखिम उठाना असंभव बना, जिसके परिणाम स्वरूप धंधाकीय व्यवस्था का कंपनी स्वरूप अस्तित्व में आया। साथ ही साथ वित्त के विभिन्न प्राप्ति स्थान भी अस्तित्व में आए। अब देखो बच्चों, धंधाकीय पूंजी किसे कहते हैं? तो धंधाकीय पूंजी का अर्थ अपने समझें। बही खाता की दृष्टि से पूंजी शब्द का सीमित अर्थ में उपयोग में लिया जाता है। पूंजी अर्थात धंधा में मालिकों द्वारा लगाई गई माल संपत्ति, नकद संपत्ति को पूंजी के रूप में जाना जाता है। परंतु वाणिज्य की दृष्टि से विचार करें तो पूंजी अर्थात धंधा के मालिक द्वारा धंधा में स्वयं लगाई गई पूंजी के उपरांत विभिन्न प्राप्ति स्थानों में से उधार ली गई रकम का भी पूंजी में समावेश किया जाता है। इस तरह देखा जाए तो पूंजी अर्थात धंधे की वित्तीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए निर्मित कोष या भंडोल, जिसे हम पूंजी के नाम से जानते हैं। धंधा की पूंजी की आवश्यकता को असर करने वाले परिबल बच्चों, देखो बच्चों, यहाँ अपने धंधा की आवश्यकता को असर करने वाले 5 परिबल हैं। एक तो धंधे की स्थापना के लिए, संपत्तियों की, स्थायी संपत्तियों की खरीदी के लिए, दैनिक संपत्तियों के लिए, धंधे के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए और आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए पूंजी की आवश्यकता रहती है। उसमें सर्वप्रथम अपने धंधा की स्थापना के लिए पूंजी की आवश्यकता है। धंधा की इकाई की स्थापना के लिए किए जाने वाले विभिन्न खर्च, जैसे कि प्राथमिक और विस्तृत जांच का खर्च, रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र को प्राप्त करने का खर्च, अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न दस्तावेजों को तैयार करने का खर्च, जमीन के लिए विभिन्न प्रमाण पत्र, कानूनी निष्णातों की फीस, रजिस्ट्रेशन फीस इत्यादि खर्चाओं को पूरा करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता रहती है। इस प्रकार धंधे की स्थापना के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, स्थायी संपत्तियों की खरीदी करने के लिए। अब देखो बच्चों, कोई भी धंधा की पूंजी की आवश्यकता स्थायी संपत्तियों की खरीदी के लिए भी होती है। धंधा की इकाई में दीर्घकालीन संपत्तियों में खूब अधिक प्रमाण में विनियोग किया जाता है, जिसे स्थायी संपत्ति कहते हैं। ऐसी संपत्तियों में किया गया विनियोग बारंबार नहीं किया जा सकता अथवा परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। इसलिए इन सब संपत्तियों में दीर्घकालीन पूंजी की अधिक आवश्यकता रहती है, जैसे कि जमीन, मकान, फर्नीचर, प्लांट, यंत्र, परिवहन, इस प्रकार की इत्यादि संपत्तियों में विशेष प्रमाण में दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तीसरा मुद्दा है बच्चों, दैनिक संपत्तियों के लिए। अब देखो बच्चों, धंधा में स्थायी संपत्तियों के उपरांत दैनिक संपत्तियों के लिए भी धंधा की पूंजी में आवश्यकता रहती है।
धंधा में दैनिक प्रवृत्तियाँ बराबर लगातार चलती रहे, इस उद्देश्य से कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। कार्यशील पूंजी जैसे कि कच्चा माल की खरीदी के लिए, वेतन व मजदूरी चुकाने के लिए, व्यापार की सहायक सेवाओं के लिए, हमें तैयार माल के स्टॉक में विनियोग करने के लिए इत्यादि कार्य हेतु कार्यशील पूंजी की आवश्यकता रहती है। ऐसे दो प्रकार की पूंजी चाहिए, एक दीर्घकालीन पूंजी और एक अल्पकालीन पूंजी। तो अल्पकालीन पूंजी यानी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला मुद्दा बच्चों, धंधे के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए। धंधा की इकाई में धंधा का आधुनिकीकरण करना और धंधे के विस्तार को बढ़ाने के लिए भी हमें पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे कि धंधा की इकाई में नई नई खोज होने के कारण, आधुनिकीकरण होने के कारण, विस्तार बढ़ाया जाने के कारण और उत्पादन की नई नई टेक्नोलॉजी का अपनाने के लिए अधिक प्रमाण में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात कि धंधे का आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी के लिए पूंजी की खूब अधिक प्रमाण में आवश्यकता रहती है। और पांचवा मुद्दा है बच्चों, आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए। अब देखो बच्चों, धंधा की इकाई को बहुत से आंतरिक और बाहरी परिबलों पर आधार रखना पड़ता है, जिसके कारण पूंजी की आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। जैसे कि आकस्मिक आवश्यकताओं में भी हमें धंधा की पूंजी विशेष प्रमाण में आवश्यकता रहती है। जैसे कि कर्मचारियों ने हड़ताल की हो, सरकारी नीति में कोई भी कारण से परिवर्तन आया हो, व्यापार में परिवर्तन आया हो, प्राकृतिक आपत्तियाँ जैसे कि भूकंप, बाढ़ इत्यादि के कारण उनके सामने रक्षण प्राप्त करने के लिए या सामना करने के लिए हमें आकस्मिक पूंजी की आवश्यकता रहती है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि जैसे समय में भी हमें पूंजी की आवश्यकता रहती है। तेजी मंदी के समय में भी हमें पूंजी की आवश्यकता रहती है। इस प्रकार आकस्मिक आवश्यकताओं के समय पूंजी की विशेष प्रमाण में आवश्यकता रहती है। अब देखो बच्चों, धंधा की इकाई में वित्त का महत्व। अब ध्यान रखो बच्चों, धंधा की इकाई में वित्त की क्या उपयोगिता है। अब देखो बच्चों, वित्त यह ऐसी एक धरा है या धुरी है कि जिसके आसपास हमारी समग्र धंधा की आर्थिक प्रवृत्तियों का चक्र घूमता रहता है। धंधा की पूंजी की मानव शरीर के रक्त के साथ तुलना की जा सकती है। मानव शरीर में जितना हमारा रक्त का महत्व होता है, उतना ही महत्व धंधा की इकाई में वित्त का या पूंजी का होता है। पूंजी या धंधा की इकाई के लिए रीढ़ की हड्डी के समान मानी जाती है। इकाई की समस्त प्रवृत्तियों को चलाने के लिए धंधा की पूंजी की आवश्यकता रहती है। पूंजी के बिना धंधा की कोई भी इकाई के व्यवहार नहीं किए जा सकते। आज वित्त का प्रमाण सीमित है, परंतु उनके वैकल्पिक उपयोग असंख्य माने जाते हैं। इसलिए वित्त के विषय में समझकर, विचार कर कार्यक्षम और अधिक से अधिक महत्तम उपयोग करना चाहिए। धंधे में वित्त की कमी के कारण बहुत सी समस्याओं का आज हमें सामना करना पड़ता है। जैसे कि लेनदारों के भुगतान में विलंब होने के कारण धंधा की इकाई की साख या प्रतिष्ठा में कमी होती है। कई बार लाभदायक विनियोग के नए नए सुनहरे अवसरों को खो देना पड़ता है। नकद बटाव का लाभ भी खो देना पड़ता है। कच्चे माल का समय पर खरीदी नहीं कर सकते हैं। इत्यादि कारण से पर्याप्त मात्रा में पूंजी का होना अति आवश्यक होता है। इसलिए कोई भी धंधा की इकाई में वित्त का महत्व खूब अधिक माना जाता है। देखो बच्चों, आज अपने मालिकी स्वरूप की पूंजी के प्रकारों के विषय में चर्चा करें तो मालिकी स्वरूप की पूंजी को 3 भागों में हम विभाजित करते हैं। पहला भाग है सामान्य अंश, जिसे इक्विटी शेयर कहते हैं। दूसरा भाग है पसंदगी के अंश, जिसे हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। और तीसरा भाग है संचित लाभ अथवा लाभ का पुनर्विनियोग। देखो बच्चों, यहाँ हमें
सामान्य अंश को 3 भागों में बांट देते हैं अपने। एक तो सामान्य इक्विटी अंश, दूसरा स्वेट इक्विटी अंश और तीसरा अन्य इक्विटी अंश। पसंदगी के अंशों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। 20 वर्ष से पूर्व वापस कर सके ऐसे पसंदगी के अंश और 20 वर्ष के बाद वापस कर सके ऐसे पसंदगी के अंश। और तीसरा विभाग है अपना संचित लाभ। अब देखो बच्चों, उसमें से अपने पहला विभाग लेते हैं सामान्य अंश। अब सामान्य अंश यानी इस प्रकार के अंश कि जिसमें लाभांश प्राप्त करने में और पूंजी वापस करने में सबसे अंत में अधिकार प्राप्त होता हो तो उन्हें हम सामान्य अंश कहते हैं। मतलब पसंदगी के शेयरों से पहले इनको पूंजी वापस करने का अधिकार नहीं होता, उसके बाद ही इनको अधिकार प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें हम सामान्य अंश या इक्विटी शेयर कहते हैं। अब देखो बच्चों, इनके लक्षणों के बारे में अपनी चर्चा करें तो सामान्य अंश के कुल 10 लक्षण है। पहला लक्षण है सच्चे मालिक, दूसरा मताधिकार, तीसरा लाभांश, चौथा लाभ के साथ संबंध, पांचवा सामान्य सभा, छठा पूंजी की वापसी, सातवां विसर्जन, आठवां योग्यता के अंश, नौवां पूंजी का लाभ और 10वां अंश का पंजीयन। अब देखो बच्चों, इसे एक एक करके अपने इन अंश लक्षणों को समझे। तो पहला लक्षण है सच्चे मालिक। अब देखो बच्चों, आप भी जानते हो कि सामान्य अंशधारी पेढ़ी के अंदर या कंपनी में अंत तक साथ निभाते हैं। इस प्रकार के अंशधारी कंपनी के सच्चे मालिक या वफादार साथी कहे जाते हैं, क्योंकि ये पसंदगी के अंशधारियों से अधिक प्रमाण में जोखिम को सहन करते हैं, इसलिए भी इन्हें सच्चे मालिक कहते हैं। दूसरा है मताधिकार। अब देखो बच्चों, सामान्य अंशधारी को सभा में प्रति शेयर मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त होता है, जबकि पसंदगी को शेयरों को कुछ ही शेयरों को मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त होता है, जबकि सामान्य अंशधारियों को मत देने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। तीसरा है लाभांश। लाभांश यानी डिविडेंड। देखो बच्चों, सामान्य अंशधारियों को मिलने वाला लाभांश और लाभांश की दर अनिश्चित होती है, क्योंकि कभी कभी तो खूब अधिक प्रमाण में प्राप्त होता है, इसलिए यह दर निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है। लाभ के साथ संबंध। देखो बच्चों, ऐसे अंशधारियों को मिलने वाला लाभांश का संबंध लाभ के साथ होता है। लाभ में यदि कमी वृद्धि हो तो लाभांश की दर में भी कमी वृद्धि होती है, ऐसा कहा जा सकता है, इसलिए लाभ के साथ ये अंशधारी संबंध रखते हैं। सामान्य सभा, अगला पॉइंट्स बच्चों। सामान्य अंशधारियों को कंपनी की सामान्य सभा में उपस्थित रहने का, मतदान करने का और संचालकों को मनोनीत करने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है, इसलिए ये अधिकारी सामान्य सभा में भाग लेते हैं। पूंजी की वापसी, अगला पॉइंट, छठा पॉइंट। देखो बच्चों, सामान्य रूप से यह अंशधारी अर्थात कि इक्विटी शेयर अंशधारी पूंजी कंपनी के अस्तित्व दरमियान वापस नहीं प्राप्त कर सकते, मतलब इनको पूंजी वापस नहीं लौटाई जाती। दिवालिया हो या अंत में जब कंपनी का अंत हो, ऐसे समय में ही इनको पूंजी वापस प्राप्त होती है। वह भी कोई निश्चित नहीं होता, बराबर अंत में ही प्राप्त होती है। विसर्जन, अगला पॉइंट। देखो बच्चों, कंपनी के विसर्जन के समय पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी वापस करने के बाद जो रकम यदि बचे अथवा शेष रहे तो इन अंशधारियों को विसर्जन के समय यह रकम चुकाई जाती है, इसीलिए इन अंशधारियों को हम वफादार साथी भी कहते हैं। आठवां पॉइंट है योग्यता के अंश। देखो बच्चों, कंपनी में संचालकों को मनोनीत करने के लिए या उनकी पसंदगी करने के लिए जो आवेदन पत्र में व्यवस्था की गई हो और संचालकों ने सम्मति पत्र दिया हो तो ऐसे अंश को योग्यता के अंश के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों, पूंजी का लाभ। इन अंशधारियों को अलग अलग प्रकार से लाभ भी प्राप्त होते हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली लाभांश ही मिले, परंतु अलग अलग प्रकार के लाभ भी इनको प्राप्त होते हैं। जैसे कभी कभी इनको अधिकार के शेयर दिए जाते हैं, बोनस शेयर दिए जाते हैं, अंश के बाजार भाव बढ़ने से होने वाले लाभ इत्यादि के
जो लाभ प्राप्त होते हैं वह सब पूंजी लाभ कहे जाते हैं, जो इनको प्राप्त होते हैं, दूसरे अंशधारियों को नहीं। और 10वां मुद्दा है बच्चों अंश का पंजीयन। देखो इन अंशधारियों के अंशों का पंजीयन मान्य शेयर बाजार में किया जा सकता है, जिससे इस प्रकार के अंशों की खरीदी व विक्रय बाजार मूल्य पर स्वतंत्र रूप से निश्चित कर सकते हैं। अतः बाजार मूल्य पर निश्चित होता है, इसलिए अंशों का पंजीयन करवाया जा सकता है। अर्थात कि ये 10 मुद्दे इनके लक्षण कहे जाते हैं। अब देखो बच्चों, सामान्य अंश के प्रकार मैंने आपको बताया, उसमें पहला था सामान्य इक्विटी अंश, दूसरा स्वेट इक्विटी अंश और तीसरा अन्य सामान्य अंश। अब देखो सामान्य इक्विटी अंश यानी कंपनी के लिए ऐसे ही अंश जो महत्वपूर्ण या उपयोगी कहलाते हैं। शेयर पूंजी प्राप्त करने वाली प्रत्येक कंपनी को इस प्रकार के अंशों को प्रकाशित करना आवश्यक होता है। यदि अंश क्रय करने वाले अंशधारी कंपनी के सच्चे मालिक कहे जाते हैं। इस प्रकार के अंशों को जो खरीदता है वह सच्चे मालिक और वफादार साथी कहे जाते हैं। कारण कि ये अंशधारी कंपनी की धंधा का व्यवस्थित रूप से जोखिम उठाते हैं। ऐसे अंशों पर लाभांश मिलने में या मिलता हो तो लाभांश की दर अनिश्चित मानी जाती है, मतलब खूब अधिक प्रमाण में लाभांश प्राप्त होता है और कभी कभी नहीं भी होता। तदुपरांत कंपनी नुकसान करती हो अथवा विसर्जन करती हो, ऐसे समय पर संपत्तियों को बेचा जाए और उसमें से प्राप्त रकम ऋण चुकाने के बाद सबसे अंत में इन अंशधारियों को पूंजी प्राप्त होती है। स्थापक अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखकर अपनी पूंजी की व्यवस्था करने के लिए ऐसे अंशों को प्रकाशित करती है। कंपनी बड़े पैमाने में पूंजी प्राप्त करने के लिए और छोटे छोटे भागों में उस पूंजी को बांट देती है। इस प्रत्येक हिस्से को अंश या शेयर कहते हैं और ऐसे शेयर क्रय करने वाले को अंशधारी या शेयर होल्डर कहते हैं। दूसरा है बच्चों स्वेट इक्विटी शेयर। अब देखो कंपनी अपने संचालकों और कंपनी में कार्य करने वालों को, विशिष्ट ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों को अथवा कर्मचारियों को अथवा रोकड़ लिए बिना बदले में जो अंश देती है उन्हें हम स्वेट सामान्य अंश के रूप में जानते हैं या कहते हैं। अन्य सामान्य अंश 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक मताधिकार वाले सामान्य अंश और एक लाभांश के संदर्भ में पृथक अधिकारों के साथ मताधिकार वाले सामान्य अंश। इस प्रकार अपने सामान्य अंश किसे कहते हैं, उसके लक्षण के विषय में, धंधा की पूंजी किसे कहते हैं, पूंजी की आवश्यकता को असर करने वाले परिबल और धंधा की में वित्त का महत्व और धंधा की स्वरूप की पूंजी में मालिकी स्वरूप की पूंजी के विषय में अपने चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में अपने पसंदगी के शेयर के विषय में चर्चा करेंगे। अब देखो इससे संबंधित जो भी प्रश्न है स्वाध्याय के वो आपको करने हैं।